तो क्या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट भी आया कभी आपकी अब तक के करियर में जो किसी का नुकसान करवाना चाहता हो? जो लव रिलेशनशिप के लिए वशीकरण के लिए आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी शेयर को? तो मेरे 80% क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने आज तक शकल से नहीं देखा। कल को नासा और इसरो ये कह दे कि ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते हैं। मैंने उस बच्चे को अपने लेटर हेड पे लिख के दिया उसको कि आने वाले 6 महीने में तुम सीए बनोगे। तो क्या माना जा सकता है कि फिर वो भाग्य उस लड़के को आपके पास लेकर गया? रोहिता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आप मेरे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया और आपके इस फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आशा करता हूं आपका चैनल आगे बहुत अच्छे से फले फूले। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग सर। सर, ये बताइए कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? और कोई भी इंसान उसकी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती हैं, तो शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से उसे ज्योतिष के पास जाना पड़ता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र क्या है और किसी ज्योतिष के पास जाने के बाद इंसान को क्या अच्छा फील होता है, या वो ऐसा क्या बोलता है, क्या ऐसा उपाय बताता है जिसकी वजह से उसका जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है? एस्ट्रोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट है। आज थोड़ा सा हमने मॉडर्न फॉर्म में उसको ले लिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे पुराने प्राचीन जो ऋषि थे हमारे पास, महात्मा थे, बहुत सारी साधना किया करते थे और साधना करने के बाद हो सकता है किताबी ज्ञान बहुत कम हो, लेकिन उनकी साधना के साथ जो कनेक्ट होता था, एनर्जीज का जो हमारे पास है, प्लैनेट्स को कनेक्ट करते थे, भगवान तक को वो कनेक्ट कर लेते थे। वो कहीं ना कहीं पार्ट में आपने देखा होगा, राजा महाराजा को जाने से पहले बता देते थे कि ऐसी इवेंट हो गई, चाहे उसके विधा कोई सी भी हो, वो वैदिक शास्त्र हो सकता है, हस्तरेखा हो सकता है, रमल हो सकता है, कई प्रकार की विधा है, वास्तु। लेकिन हर किसी में क्या है, आपकी एनर्जी आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, ताकि आपके जीवन पर कैसा प्रभाव आ रहा है। और इस सब के पीछे क्या है, हमारे पास सौरमंडल है। सौरमंडल में आपको पता है कि 9 ग्रह हमारे मान के चलते हैं, 7 के साथ 2 जो राहु केतु हैं उनको भी मिला करके, और उनका जो प्रकाश आपके पास आता है पृथ्वी के सापेक्ष में जी, किस प्रकार आता है, कितनी डिस्टेंस से आ रहा है, किस इंटेंसिटी से आ रहा है। जब आप जिस दिन आप पैदा होते हैं तो उस दिन का एक फ़ोटो खींचता है आपका जी, कि उस टाइम आसमान में पृथ्वी के सापेक्ष में जो प्लैनेट की पोजीशन है वो पोजीशन कैसी है, और उस पोजीशन को लेकर ही ये माना जाता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका व्यवहार, आपका भविष्य, बहुत सारी जीवन में होने वाली घटनाएं हैं और उन्हीं प्लैनेट का जो मूवमेंट होगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट करेंगी। और ये ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल बोला जाने वाला कोई ऐसा सत्य है कि जिसको नहीं माना जा सके। प्रूवन है, लोगों ने लाखों कुंडलियाँ देखी जिनकी शक्ल नहीं देखी, उसके बावजूद उनकी प्रेडिक्शन की और सही बैठता है। तो इसको एज ए गाइड लिया जाए तो ये बिल्कुल सही है, जो एनर्जी को और आपके एक्शन को राइट डायरेक्शन में आपको बताने के लिए एक गाइड है। तो एस्ट्रोलॉजी, इसको आप एज ए साइंस ही मान के चलें, क्योंकि इसका पूरा जो गणित वाला पार्ट है वो तो फुल्ली साइंटिफिक है। अगर आप चाहे नासा की हेल्प लें, चाहे इसरो की हेल्प लें, क्योंकि वो सारा की सारा जो कैलकुलेशन होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल, जिससे हमारे पास होता है। उसके बाद फलित वाला पार्ट है। तो फलित हर एस्ट्रोलॉजर का अपना खुद का कितना ज्ञान है, कितनी इंटेलिजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका प्रेडिक्शन कर पाता है आपको। तो सर, आपने अपने अब तक के करियर में किसी की ऐसी कुंडली देखी है कि उस कुंडली में आपको कोई नेगेटिव चीज़ दिखती है और उसको देखने के बाद आप भी सरप्राइज तो होते होंगे, लेकिन क्या उस चीज़ को क्लाइंट को बता देते हैं या फिर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? राहुल जी, सबसे पहले मैं कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई मेरे पास सलाह लेने आया है तो पहली बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी करने के पहले उसको गाइडेंस चाहिए। अगर मैं उसको डराऊंगा या उसको घबराऊंगा तो उस एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। जो उसको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट, सही गाइडेंस देखे। लेकिन हाँ, जो अभी आपने जो सवाल पूछा कि इस टाइप की जो परिस्थिति कि मैंने कुंडली देखी, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी लड़की की शादी तय हो गई है, लास्ट मोमेंट पर वो मुझे कुंडली दिखाने आते हैं कि सारे देखिए इनका, और मैंने कुंडली देखा और मुझे तुरंत उसमें ऐसा लगा कि इनके साथ, लड़की या लड़के के साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है, या कोई उसके गंभीर बीमारी का योग है, या अल्प आयु का योग है। उस टाइम उस चीज़ को, घटना को उनको बोलना एक बड़ी विकट समस्या होती है। चाहे मैं उसको ऑनेस्टली गाइड करना चाहूँ, उनको ये ट्रस्ट दिलाना, प्लस उनका जितना खर्चा हो चुका है उस खर्चे के साथ ये, और सामने दिखता है कि इस लड़की का जीवन
खराब होने वाला है, लेकिन उसको कैसे गाइड किया जाए। तो वहाँ गाइड करने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा उनको ये समझाए इसके साथ कि आप इसको दोबारा चेक कर लीजिए, या मुझे ऐसा घटनाक्रम नियर भविष्य में ही दिख रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ किसी भी तरीके से आप इसको 2-3 महीने के लिए शादी को टाल दीजिए, ताकि उस टाइप की घटना हो जाए तो कम से कम उस लड़की की ज़िंदगी मैं बचा पाऊँ। तो इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं, जहाँ गंभीर मुझे ऐसी समस्याएं दिखती हैं, तो मैं इस टाइप से उनको हैंडल करता हूँ, बजाय कि डराने के उसको। ये राजयोग क्या होता है सर? राजयोग के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हम जनरली ऐसा सुनते हैं कि जैसे किसी पंडित के पास गए तो पंडित देख के बताता है कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है। अब ये राजयोग का मतलब साधारणतया ये निकाल लेते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन इसका मतलब सरकारी नौकरी लगना ही होता है या इसकी कोई और भी मायने होते हैं? प्राइमरीली जब पहले के टाइम से जब राजयोग बना, तो राज का मतलब है कि राजा के दरबार से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब वो राजा का जो दरबार है वो कन्वर्ट होकर के गवर्नमेंट सरकार बन गई है। पहला पार्ट तो हमारे पास हो गया। राजयोग का मतलब है कहीं ना कहीं आपको सरकार या वहाँ का जो राजा है, वहाँ की जो अथॉरिटी है, आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। दूसरा ये मान के चलते थे, जब भी कोई राजा के दरबार में काम करता है या सरकार में काम करेगा तो उसको कई प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, चाहे उसके पास थोड़ी पावर हो, नौकर चाकर हो, पैसा है, मान सम्मान है, तो वो सब चीज़ें मिलती है। समाज में आदमी को थोड़ा सा एक अलग रुतबा जो मिलता है, वो सब भी पार्ट राजयोग का है। तो इस प्रकार से जो चीज़ कंसिडर की जाती है वो राजयोग है। अच्छा। अब हाँ, जो पीढ़ी है हमारी, उन्होंने उसको कंसाइज करके, क्योंकि अब वो ना तो राजा रहे ना वो रहे, अब सरकार से लाभ लेना है तो प्रैक्टिकली उसको राज सरकार की तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उसकी पावर को उसको लेना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल वे में ले, चाहे वो डेपुटेशन ले, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बने, चाहे किसी का कोई भतीजा हो, किसी का चाचा हो। अगर मैं कहता हूँ कोई आदमी कोई मिनिस्टर है, उसका बेटा है या भतीजा है या कोई और रिश्तेदार है जो खुद तो मिनिस्टर नहीं है ना, लेकिन वो एक्ट कैसे करता है, मेरे चाचा विधायक है, तो प्रैक्टिकली वो उसके लिए भी राजयोग है। वो उसको भोग रहा है ना, उसको अच्छा। उनके बिहाफ पर भोग रहा है, कहीं ना कहीं लेकर के उसको उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, लाभ मिले तो भी वो राजयोग में बिल्कुल लाभ माना जाएगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में राजयोग है या सरकारी उसका योग है सरकार से लाभ का, तो हो सकता है आपके पिताजी की पेंशन आ रही हो, आपके पिताजी का पैसा आ रहा हो, जिसको आप खर्चे में यूज ले रहे हो। अच्छा, तो आपको सरकार से लाभ हो गया ना। कुछ लोग होते हैं जो टोना टोटका करवाते हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट भी आया कभी आपकी अब तक के करियर में जो किसी का नुकसान करवाना चाहता हो? जैसे वशीकरण होती है, वशीकरण करवाने के लिए ऐसे कोई आया हो, मतलब क्या वो अपनी बात सीधे बोल देते हैं या नहीं बोलते हैं? मतलब बोल देते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो रेशो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है युवा पीढ़ी का, जो लव रिलेशनशिप के लिए, वशीकरण के लिए आते हैं कि सर मेरा किसी लड़की से वशीकरण करा दिए। सेम, ना केवल लड़का, लड़कियों के भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास, और या किसी लड़के की किसी लड़की से दूसरी जगह उसको तुड़वा दीजिए वशीकरण करके, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो उसका कोई ऐसा कोई तंत्र विद्या करके उसका तलाक करवा दीजिए। अच्छा, तो एक तो इस टाइप का हम मेरे पास बहुत सारे सिनारियो जाते हैं। दूसरा सिनारियो आता है, आज के टाइम में आपको पता है हर आदमी कहीं ना कहीं लालची है पैसे का। अब उसके घर में कोई आदमी ओल्ड एज आदमी है जो मृत्युशैया के निकट है या मरने में, उनको उसके बिहाफ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो वो कई बार मेरे से डिमांड करते हैं, सर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि वो प्रॉपर्टी हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल गलत इंटेंशन है। तीसरा व्यापार में होता है कि कोई आदमी लंबा व्यापार चला रहा है, उसके साइड में कोई कंपटीटर आकर के खड़ा हो गया, तो किसी ये किन प्रकार है वो उसको गिराना चाहता है। और आपने सुना होगा उसने उस पर टोटका कर दिया, उसने उस पर कहीं ना कहीं कुछ तंत्र विद्या कर दिया ताकि उसका व्यापार थोड़ा डाउन हो जाए या उसकी एनर्जीज डाउन हो जाए। ऐसे कोई भी केस आता है, मैं स्पष्ट ना बोलता हूँ, ना मैं ये करता हूँ, ना मैं बताता हूँ, ना मैं इनको एंटरटेन। लेकिन क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? जैसे किसी ने, आपने तो मना कर दिया उनको, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, टोना टोटका, तंत्र विद्या, वशीकरण करते हैं। तो जो लोग करवाते हैं, किसी को वश में करते हैं, तो क्या वो सही होता है, गलत होता है? जैसे किसी की बिना मर्जी के आपने कुछ टोना टोटका करके हमने किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये एक तरीके से गलत हो गया, तो क्या इसका बुरा इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर पड़ता है फ्यूचर में? उसको जैसे बोलते हैं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। राहुल जी, इस विद्या का वशीकरण सही तंत्र विद्या है, लेकिन इसका जो उद्देश्य था किसी चीज़ को सम्मोहित करना
या कहीं किसी परिस्थिति, किस परिस्थिति में आप उसको उपयोग ले रहे हो, इसके भी बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग किया जाता है, और जिसको हमारे ऋषि मुनि जो चाहे रूप भी चेंज करते थे परिस्थिति के अनुसार, किसी को अट्रैक्ट करते थे, देवी देवताओं को बुलाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आज हमने उनका उपयोग कम्प्लीटली डिफरेंट कर लिया है, और जो आज के ज्योतिषी जो तंत्र करते हैं ना उनकी वो लेवल की साधना है, सिर्फ उन्होंने इसको पैसे बनाने का धंधा बना लिया है, सामने वाले को मिसगाइड करना है, पैसा कमाना है। मैं कहता हूँ अगर उसके पास इतनी ही आज के टाइम में वशीकरण की विद्या है तो आप मोदी जी, ट्रंप, जो इस लेवल के पुतिन जी हैं, इनको आप वशीकरण करिए और अपने घर बुलाइए, देखो उसको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात। अगर ऐसी ही विद्या उसके अंदर इतनी शक्ति है, क्यों वो 1000, 2000, 5000 के लिए काम करता है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। जो नहीं मानते वो लॉजिक पर बिलीव करते हैं, साइंस पर बिलीव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी को बुखार हुआ है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एक थर्मामीटर से उसकी बुखार नापेगा, उसको बताएगा कि आपको इतने डिग्री बुखार है, उसके बाद वो दवाई लिखेगा, वो इंसान दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। तो ये इसमें एक प्रोसेस है, लॉजिक का प्रोसेस है। तो साइंस में बिलीव करने वाले लॉजिक में बिलीव करेंगे, लेकिन किसी इंसान का के जीवन में प्रॉब्लम्स है वो ग्रह नक्षत्रों के बिगड़ने की वजह से हुई है। अब ऐसे इंसान जो ग्रह नक्षत्र भगवानों में बिलीव नहीं करते हैं, उनको कैसे हम यकीन दिला सकते हैं? आपकी विद्या कैसे यकीन दिला सकती है कि ये काम आपका इस नक्षत्र के बिगड़ने से हुआ है? इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देखते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वास्तव में कई प्रकार से भ्रांतियां और प्रचारित है कि ज्योतिष पर विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि साइंटिफिक कोई उस चीज़ को लॉजिक, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योतिष का बेस क्या है, फुल कैलकुलेटिव है। सारा हम ग्रहों की पोजीशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चाहे हम उसकी कुंडली बनाते हैं या कोई भी, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी हो, हर किसी को प्लैनेट से लिंक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके एनर्जीज का ये करते हैं। अब उसकी कुंडली के अनुसार या ग्रह दशा के अनुसार या गोचर के अनुसार जीवन में उथल पुथल आ रहा है, उसको विश्वास कैसे मिलेगा? विश्वास दिलाने के लिए, ट्रस्ट के लिए, अगर मैं आज मेरी बात करता हूँ तो मेरे 80% क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने आज तक शकल से नहीं देखा। कोई आदमी यूएस में बैठा हुआ है, कोई बेंगलोर में बैठा हुआ है, कोई हैदराबाद बैठा हुआ है, कोई कनाडा बैठा हुआ है। मैं यहाँ बैठ करके सिंपल उसकी 5 डिटेल के बेस पे उसको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और उसके पूर्व और भविष्य की घटनाएं बता रहा हूँ मैं उसको, और घटनाएं बताने के बाद वो उनको कंफर्म कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक इंडिविजुअल की थॉट है, वो चाहे फिर तो वो डॉक्टर पे भी विश्वास करे या ना करे, लेकिन इसके लिए प्रूवन के लिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको विश्वास नहीं भी है तो आप, जिस आदमी को विश्वास नहीं है, वो अपनी बर्थ डिटेल देने के बाद एक बार सुने कि जो उसके पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उसको समय के साथ भी बताया जा सकता है कि इस दिन से ये घटना आपके साथ स्टार्ट हुई होगी, तब तो उसको विश्वास आएगा। कोई इंसान आपके पास, कोई क्लाइंट आपके पास आना चाहता है और वो अपने लाइफ के बारे में पूछना चाहता है, तो आपको क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जो आप उनसे पूछते हैं, जिनके बेसिस पर आप उनकी लाइफ प्रेडिक्ट करते हैं? फिर अगर मेरे पास कोई कुंडली दिखाता है तो उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ में AM PM बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अच्छा। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये 5 डिटेल अगर मेरे पास होती हैं तो उसके अनुसार मैं कुंडली बना करके, बेसिक डिटेल है जिनसे मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। अगर किसी ने जेंडर भी गलत बताया तो प्रेडिक्शन गलत होने के बहुत सारे चांस होते हैं, क्योंकि उसके अनुसार प्लैनेट्स का नेचर चेंज हो जाता है। ओके। मान लीजिए किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि पहले के लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, वो सिर्फ तिथि पर बिलीव करते थे कि उस तिथि को मैं जन्मा था। जैसे कोई दिवाली को जन्मा है तो वो दिवाली याद रखते थे कि दिवाली के दिन जन्मा है, कोई राखी के दिन जन्मा है तो वो उस तरीके से याद रखते थे, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रखते थे। तो ऐसे लोगों की कुंडलियां और आप कैसे देखते हैं, कैसे उनको बताते हैं? ऐसी स्थिति में जब आदमी मेरे पास आता है तो उसकी हस्तरेखा मैं रेफर करता हूँ, दोनों हाथों का आगे और पीछे दोनों पार्ट को मैं प्रॉपरली चेक करता हूँ। उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, प्लस जिस टाइम वो बंदा मेरे पास आता है, अच्छा, क्लाइंट आता है, मैं उसी टाइप की प्रश्न कुंडली भी बनाता हूँ जो उसके कार्मिक संचित के बाद प्रारब्ध और जो वर्तमान में जो कर्म कर रहा है, तो प्रश्न कुंडली उसके कर्म को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कॉस्मिक एनर्जी से लिंक करके प्रेजेंट करती है, जिससे मैं अपनी प्रेडिक्शंस का कॉम्बिनेशन निकालता हूँ। नाम के साथ मैं उसके राशि गोचर वाला पार्ट देखता हूँ कि गोचर उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अगर मैं उसकी प्रश्न कुंडली बनाता हूँ तो प्रश्न कुंडली क्या कह रही है, लग्न का लॉर्ड क्या कह रहा है या होरा लॉर्ड क्या कह रहा है,
जो भी सिचुएशन आया, दशा सिस्टम क्या कह रहा है उस टाइम, और उसकी हस्तरेखा क्या कह रही है, क्योंकि हस्तरेखाओं की भी अपनी एक लिमिटेशंस है, उन सब के कॉम्बिनेशन से बना करके और मैं उसको प्रेडिक्शन करता हूँ। हालांकि बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं पुराने, उनके पास इस जो सेम वो है साधना और बहुत सारी प्रैक्टिस और ज्ञान, वो आपकी हस्तरेखा देख करके आपकी बर्थ डिटेल को भी निकाल देते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास विद्वान भारत में हैं, अच्छा, लेकिन बहुत कम है ऐसे। तो सर क्या ज्योतिष में फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और कितना परसेंट एक्यूरेट जाता है, या कितना परसेंट आप एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फलित ज्योतिष, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके जीवन में घटी हुई या घटने वाली जो भी घटनाएं हैं उनकी संभावनाओं को व्यक्त करता है। अब संभावनाओं का परसेंटेज क्या हो सकता है, वो इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर की क्या क्वालिटी है, क्या एफिशिएंसी है, कितने फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है, कितना डीप डाइव कर रहा है। अगर कोई बहुत अच्छा ज्ञानी और सही समय पर सही तरीके से एनालाइज करता है, सही मंशा से करता है, अप टू 100% तक वो आपकी घटनाओं को, चाहे वर्तमान की हो, चाहे भविष्य की हो, चाहे पूर्व की हो, हर घटना को बता सकता है। अब कन्वे करने का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट को आप मैसेज कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्लाइंट सुनता अपने अकॉर्डिंग है, उसको मोल्ड कर लेता है। तो जैसे अभी आपको बोला कि पहला लड़का होगा आपके, पहला लड़का होगा, अब वो उसके दिमाग में पहला क्या आएगा कि माना उसके अबॉर्शन हो गया किसी रीजन से और उसमें लड़का था, अब अगली बार उसके लड़की हुई तो वो आके पंडित जी को बोलेगा, पंडित जी आपने तो गलत बताया था कि मेरे तो लड़का होना था, आपने तो बोला लेकिन लड़की हुई है। लेकिन उसने वो नहीं बताएगा कि अबॉर्शन हो चुका था, उस अबॉर्शन में उसके साथ ऐसी घटना, वो लड़का था। तो घटना कैसे आप पूरी मैच करोगे? कई बार लोग कहते हैं पंडित जी आपने बोला मेरे को उस टाइम में जॉब मिल जाएगी, जॉब मेरे को तो मिली नहीं, जॉब मिली। अब वो बंदा जैसे आज मेरे यहाँ सिटी में सेम जयपुर में रह रहा है, उसको बेंगलोर में जॉब मिली, अब वो बेंगलोर जाना ही नहीं चाहता, जॉब तो मिल गई, सही है। अब उसको जॉब चाहिए घर के अंदर ही, जयपुर के अंदर ही, जयपुर के अंदर जॉब नहीं मिली, तो आपको गलत ठहराने के लिए आएगा कि पंडित जी मुझे जॉब नहीं मिली, जबकि जॉब तो मिल गई उसको। ओके। तो संभावना को करने के लिए, इसलिए उसको संभावनाओं के साथ उसको गाइड करने का तरीका, ताकि वो मैसेज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट ना करे तो उसको समझाया जा सके कि भैया इसका मतलब ये है। ये ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र में कितना डिफरेंस है? क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है, पहले भी होती थी न्यूमरोलॉजी तो, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादातर बात की जाती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ज्योतिष शास्त्र की ब्रांचेज का ही पार्ट है जो न्यूमरोलॉजी, जिसको हम अंक शास्त्र बोलते हैं, वो कम्प्लीटली अंकों से रिलेटेड है। अब ज्योतिष में बात करते हैं हम, जैसे वैदिक की बात करते हैं, तो वैदिक में डायरेक्टली हम प्लैनेट्स को ही वहाँ मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हॉरोस्कोप बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाने के बाद प्रेडिक्शन करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी में जाते हो आप, तो न्यूमरोलॉजी में क्या है, अंक है, हर अंक किससे लिंक है, किसी प्लैनेट से लिंक है। कुल मिला के मैं बात करूँगा कि न्यूमरोलॉजी में जो अंकों से बात करते हैं, हर विधा का अगर मैं पिता कहूँगा, पिता मैं कहूँगा, तो वैदिक ज्योतिष आती है वहाँ पे जा करके। अच्छा। अब न्यूमरोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन है, जैसे अंक नेम न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं अपने नाम को चेंज करते हैं। जैसे आज आपका नाम राहुल है, आप अपना नाम राहुल है, तो मैं तो कहूँगा कि आप सरनेम भी चेंज कर राहुल बजाज कर लीजिए इसको। अच्छा, आप राहुल बजाज कर लेंगे तो क्या बजाज साहब वाली जो उनके पास जो पैसे हैं, सुविधा है, क्या आ जाएंगी आपके पास? नहीं, वो तो नहीं आएगी। नहीं आएंगी, है ना? क्यों नहीं आएंगी? हर राहुल क्या करोड़पति हो सकता है? सही। या हर राहुल आपके पास राहुल गांधी बन सकते हैं? उसमें नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन एक लिमिटेशन। ऐसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ अगर किसी बंदे का बोला मेरा भाग्यांक है, मूलांक है या कुआ नंबर है, बहुत सारे लोगों का सेम आता है, क्या सभी का भाग्य सेम होगा? नहीं हो। अब मैं आता हूँ इसी लिमिटेशन से, अगर मैं ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी वैदिक वाले पार्ट में आता हूँ, तो वहाँ उसके कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, लग्न बनेगा, लग्न में हर डिग्री उसको इम्पैक्ट करती है, हर प्लैनेट की पोजीशन किस डिग्री पर है वो इम्पैक्ट करता है। उसको और डीप डाइव करता हूँ, नक्षत्र लेवल पे चले जाते हैं। नक्षत्र लेवल के बाद अगर मैं और बात करता हूँ, डिफरेंट दशा सिस्टम्स हैं, ट्रांजिट सिस्टम्स हैं, जहाँ अगर आपको विस्तृत और डीप ड्राइव करना है, तो जो वैदिक ज्योतिष है वो वास्तव में पिता है इस सब विद्या की, वो है। तो अब समय के साथ जो सीख रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, विद्या सारी सही है, लेकिन हर किसी की लिमिटेशन है। इंडिया के एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके फादर और वो भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फिल्मों में वो
उनके नंबर्स जो होते हैं, फिल्मों के नाम के नंबर जो है वो एक्यूरेट नंबर पर लेकर आते हैं, और इससे बहुत सारी फिल्में सुपरहिट भी हुई है। जैसे कि यश चोपड़ा की फिल्में, जैसे एक दूजे के लिए है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरह की कुछ फिल्में हैं जिनमें लेटर्स ऐड करने के बाद वो एक पर्टिकुलर नंबर पर वो लेकर आए। बोलते हैं कि 6 नंबर पर लेकर आए, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, एंटरटेनमेंट और मीडिया का नंबर होता है। और वो फिल्में जिन जिन में उन्होंने ऐसा किया वो सुपरहिट भी रही। तो क्या मान सकते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स का जो खेल होता है उससे बहुत इम्पैक्ट होता है? हम किसी भी चीज़ में अगर ऐड करते हैं तो अपने नाम में, फिल्मों के नाम में, या हमारे फर्म के नाम में, किसी भी चीज़, बिजनेस में भी अगर कोई नाम रख रहे हैं तो कितना इम्पैक्टफुल होता है इसका, कितना % इसको प्रॉफिट मिलता है? फिल्म चलने के पीछे प्राइमरी तो मैं यही कहूँगा, यश चोपड़ा जी का समय, जो भी वहाँ एक्टर्स उसमें काम कर रहे थे उनका समय, लॉन्चिंग का समय, जो वैदिक शास्त्र का जो पार्ट है वो पार्ट उनके लिए उस टाइम सब कुछ फेवरेबल था, जिसने उनको सपोर्ट किया। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ई लगाया या डबल ई लगाया, उससे अकेले से डेस्टिनी चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ एनर्जी में 10-5% का प्लस हो सकता है उस नाम की एनर्जी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि फुल्ली उसी की वजह से सक्सेस हुई। सक्सेस होने के लिए जो प्राइमरी राज है वो है, यश चोपड़ा जी अगर इतने बड़े हैं तो उनकी डेस्टिनी में इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने का योग था, और वो इस लेवल के इंटेलिजेंसी उनके अंदर थी कि उस चीज़ को क्वालिटी प्रोडक्ट्स पब्लिक को दे पाएँ, इसलिए वो फेमस थे। अब क्या यश चोपड़ा की सारी जो फिल्म बनी है उनमें हर किसी में न्यूमरोलॉजी करवाई होगी? क्या हर कोई सक्सेस हुई उनकी? एक भी फेल नहीं हुई। अगर आज आपको विश्वास हो गया कि खाली ई लगाने से या उस 6 नंबर पर ले जाने पर आपकी फिल्म सक्सेस हो जाएगी, तो अगर वो इतने करोड़ों रुपए फिल्म में खर्च कर सकते हैं तो क्या कुछ पैसे खर्च करके उस मूवी का नाम चेंज नहीं कर सकते? हाँ, हर मूवी, तो फिर तुमका फेलियर तो एक भी जीवन में होना ही नहीं चाहिए ना। सही बात है। आजकल लोग शेयर मार्केट में भी न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र से हेल्प लेते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी शेयर को या एक पर्टिकुलर टाइम को, शेयर मार्केट के टाइम को, कि ये इस टाइम पे ऊपर जाएगा, इस टाइम पे नीचे जाएगा, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसा भी होता है क्या? अगर आपका समय फेवरेबल है, आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अगर आपको सूट करती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, और समय भी फेवरेबल है, तो उस टाइम में अगर आप करोगे तो आपका लाभ मैक्सिमाइज कर सकते हो आप कर्म करने के साथ। और अगर समय फेवरेबल नहीं है, कुंडली आपको स्पेकुलेटिव चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करती है, लेकिन समय फेवरेबल तो नुकसान होगा या लाभ कम होगा। और कुंडली में ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आपके लिए कंप्लीटली एडवर्स योग है उसका, चाहे समय फेवरेबल हो, क्योंकि योग ही नहीं है। उस टाइम में भी आप करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। हो सकता है उस नुकसान की रिकवरी दूसरे पार्ट से आप कर लो। अच्छा, ओके। हो सकता है जैसे आज आपने 5 लाख रुपए स्टॉक में लगाए, लॉस हो गया, लेकिन आप कोई बिजनेस करते हो, उस टाइम आपको 5 लाख का अचानक लाभ हो जाएगा। वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो योग नहीं है उससे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो रोहिताश बंसल जी क्या कहते हैं, 2025-26 में शेयर मार्केट कैसा रहेगा, आपका अनुमान क्या है? अगर अभी की बात करता हूँ तो गुरु का ट्रांजिट जो हमारे पास है मिथुन राशि से चल रहा है। मिथुन अगर देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर की है, तो फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से देखें तो उथल पुथल तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, जहां हमारे पास बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। लेकिन गुरु अगर अगली साल जो 2026 में बात करते हैं तो कर्क राशि में मूव हो जाएगा। कर्क उसकी उच्च की राशि है, जहां हम वैसे भी कहते होते हैं गज केसरी योग बना जाता है। तो गज केसरी योग बना देता है तो निश्चित रूप से जो गुरु की पोजीशन है और चंद्रमा की राशि में होगा। चंद्रमा अपने आप में कैश को रिप्रेजेंट करता है, कैश का फ्लो बढ़ना, हमारे पास फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ना, लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन्स जो हमारे पास होते हैं। तो अब जो स्थिति है आगे जा कर के 2026-27 की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से हाइट्स पर हमारा स्टॉक मार्केट जाएगा। उसका रीज़न यही है कि जो गुरु का जो ट्रांजिट होगा वो बहुत अच्छा हो। किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम रहती है तो ग्रह नक्षत्र का कितना इम्पैक्ट होता है, मतलब कौन से ग्रह से शरीर में क्या प्रॉब्लम रहती है? जैसे हम मानते हैं कि ऐसा कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से हम अपने मंगल को ठीक कर सकते हैं और एक व्यवस्थित लाइफ जी के हम आलस को त्याग करके हम राहु को ठीक कर सकते हैं, ऐसा सुना है। तो ऐसे पूरे नक्षत्रों का बता सकते हैं एक बार कि कौन से ग्रह नक्षत्र से क्या शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो बिगड़ा हुआ है तो? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक हमारी ब्रांच होती है जिसमें जिसका विशेषतः यही अध्ययन किया जा सकता है कि कौन से प्लैनेट से कौन सी बीमारी
आपके पास बढ़ रही है, कौन सी बीमारी घट रही है, किस प्लैनेट की कहाँ पोजीशन है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। जैसे आज मैं कहूँ कि बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर अष्टम हाउस में चला जाता है और उस पर कोई राहु, शनि, इस टाइप के जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनकी कोई दृष्टि आ रही है, तो निश्चित रूप से उसकी जो पोजीशन है, हेल्थ वाला पार्ट है, और डिट्रियोट हो जाएगा, या कोई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाएगी जिसके लिए उसको इलाज करवाना पड़ेगा। हर प्लैनेट एक डिफरेंट बीमारी को रिप्रेजेंट करता है उसका, और जो डीप डाइव करोगे, नक्षत्र लेवल पे जाओगे या चरण पद लेवल पे जाओगे, तो उस लेवल पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उन चीज़ों को बताया जा सकता है। ये सब चीज़ें चंद्रमा के इन्फेक्शन, जैसे आपको फूड पॉइजनिंग हो गई किसी चीज़ के लेकर के, है ना, कोई चीज़ खाया पिया छोटा है, ये चंद्रमा के जो इम्पैक्ट है आपके लिए। मंगल पे जाता हूँ, मंगल हीट का कारक है। अब आपको बुखार हो गया, जहाँ भी हीट वाला कोई पार्ट हो रहा है, या कोई कट लग गया, कोई चोट लग गई, अब मंगल और केतु का कोई कॉम्बिनेशन हो गया तो वो सर्जरी करवा देगा आपकी। अच्छा, कोई ऑपरेशन आपका हो रहा है तो ये मंगल का रोल वहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब मैं शनि की बात करता हूँ, तो शनि का प्रभाव अगर आप देखोगे तो कहीं शरीर में आपके दर्द होना, कहीं आपके एनर्जी लेवल का डाउन होना, ये सब प्रभाव शनि का है। कि आपने सुना होगा घुटनों में दर्द हो गया है मेरे पास, पैर मेरे बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, पैरों से चला नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें शनि का प्रभाव है। जो बॉडी का जो बिल्कुल लोअर वाला फुट के आसपास का, घुटनों के आसपास का पार्ट है हमारे पास, तो ये सब चीज़ें क्या है, शनि के प्रभाव के साथ। अब फिर आता है गुरु वाला पार्ट। गुरु क्या है, आपकी बॉडी में फैट को रिप्रेजेंट करता है। कहीं मोटापा अगर लेके आना है, क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह है लेकिन मोटापा लाता है, मोटापे से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, अब गुरु अकेला नहीं, गुरु के साथ कॉम्बिनेशन आ गया, शुक्र का कॉम्बिनेशन आ गया, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, उसमें हीट जनरेट करेगा, आपके फैट को ज़्यादा बढ़ाएगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। आपको थायराइड हो रहा है तो गुरु उसका कारक होगा। अच्छा, बुध है, बुध आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके नर्वस सिस्टम जो आपका सोचने का मेंटल कोई इशू है आपको, तो इसमें बुध का प्रभाव रहता है। और सर इसमें जेम्स का कितना रोल रहता है? लोग जेम्स पहनते हैं तो कितना इम्पैक्ट करता है वो, मतलब उसकी उनकी लाइफ में कितना पुश करता है लाइफ को? जेम्स उपाय में हर जो प्लैनेट है उसके साथ जेम्स को लिंक किया गया है। जेम्स क्या करते हैं, आपके जो सनलाइट आती है उसमें डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट वेव्स किस प्लैनेट के किस कलर की है, उस कलर को सेंट्रलाइज करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे मैं सिंपल बोलूँगा कि आपकी बॉडी में माना विटामिन डी की कमी है, तो उसने विटामिन डी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया और आपकी बॉडी में पास ऑन कर दिया। तो गुरु माना वीक है मेरे में, सूर्य वीक है, या सूर्य को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या कमज़ोर करना, मैं उसकी एनर्जीज को सनलाइट से मैक्सिमम एब्जॉर्ब करूँगा। एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी बॉडी में उसको और बढ़ाऊँगा। ये उसका रोल होता है जेमस्टोन। अब जेमस्टोन आप कहाँ पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो, और क्या इसमें जेम्स की क्वालिटी मैटर करती है कि जितना शाइन करेगा वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा? 100%। अच्छा, 100% करती है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा आप सेंट्रलाइज उसको एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाओगे। खाली जेमस्टोन एक ऑप्शन नहीं है, इक्वलेंट एनर्जी, क्योंकि वो कलर थेरेपी है जी, कलर थेरेपी है। तो कलर थेरेपी के लिए अगर आप जेमस्टोन नहीं जानते तो और भी अदर अल्टरनेट ऑप्शन है जहाँ से आप उस कलर को अपनी बॉडी पर मैक्सिमाइज कर सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो। अभी तक आपने जो ज्योतिष के जो फायदे गिनाए हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर हम देखते हैं कि जब इंसान बड़ा हो जाता है, वो बिजनेस करता रहता है या पढ़ रहा होता है, एक मिडिल एज में, तो उसके जब प्रॉब्लम आती है तो वो ज्योतिष के पास जाता है, फिर वो उन्हें कुछ उपाय बताते हैं तो उपाय करता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा या बच्ची किसी का जन्म होता है, तो उसके माँ बाप उसको उसके पैदा होने के कुछ टाइम के बाद ही किसी ज्योतिष के पास ले जाए, तो वो जो बाद में कोई उपाय बताएगा अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए, वो उसी टाइम बता देगा, और वो शायद वो उतने परेशान नहीं होगा वो बच्चा बड़ा होने के बाद में, क्योंकि वो जिस तरीके से ज्योतिष ने बताया है वो वैसे ही लाइफ को जीता रहेगा। तो उसमें, और अगर नहीं जाते हैं तो भी चलेगा, तो दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या सही है? अगर वो दिखा लेते हैं तो दिखाने से और सही ज्योतिषी उनको गाइड करता है, निश्चित रूप से वो अपने बच्चे के करियर के लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद जहाँ भाग्य लेके जाएगा वहाँ तो उनको जाना ही है। तो जो समय आपका वेस्ट हो रहा है, जहाँ आप राइट एक्शन राइट टाइम पर आपको लेना है, उसमें जो डिले होता है, जिसका आपको नुकसान होता है, वो नुकसान आपको नहीं भोगना पड़ेगा। हम करते क्या हैं, ज्योतिष में यही तो करते हैं ना, भाग्य तो वहीं लेके जाना है। लेकिन अगर राइट टाइम पर आप राइट एक्शन कर लोगे, और मैं तो सभी को कहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास मत करिए,
अपने प्रयास में कोई कमी मत रखिए। जब तक सामने वाला प्रयास करके ये मन में संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ भाग्य ही मुझे उधर लेके जा रहा है, तो विश्वास कैसे करेगा। मैं तो पहले कहता हूँ आप प्रयास करिए अपना, अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो। इसके मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। रिसेंटली एक बच्चा मेरे पास आया और कई सालों से वो सीए में फेल हो रहा था। सीए में फेल होने के बाद उसकी स्थिति सुसाइडल वाली स्थिति हो गई थी जी। और वो मेरे पास आया, घर वालों ने भी उसको दुत्कार दिया था, रिश्तेदार भी बड़ी हीन नज़रों से उसको देख रहे थे कि गुरुजी मैं सीए नहीं कर सकता, अब मैं बताइए आगे का पाथ क्या करूं, मुझे नौकरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। मैंने उस बच्चे को अपने लेटर हेड पे लिख के दिया उसको कि आने वाले 6 महीने में तुम सीए बनोगे, नहीं बने तो तुम मेरे पास आ जाना। अच्छा, आप विश्वास नहीं करोगे, जो बच्चा फेल हो रहा था वो ऑल इंडिया 10th रैंक लेके आया। क्या था, अगर मैं उसको उस दिन ये विश्वास नहीं दिलाता शायद वो एग्जाम ही नहीं देता। उसका करियर जो उसने पुरानी जितनी मेहनत करी, क्योंकि उसका समय उस टाइम तक फेवरेबल नहीं था। अच्छा, जिस टाइम उसका फेवरेबल आया, अब सोचिए जो बच्चा फेल हो गया, कई बार हो गया, और ऑल इंडिया 10th रैंक लेके आया। तो क्या माना जा सकता है कि फिर वो भाग्य उस लड़के को आपके पास लेकर गया और वो आपके पास आया, फिर आपने उसे कुछ उपाय बताए होंगे, कुछ काम करने को बोला होगा, उसके बाद वो सीए बना। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य का रोल मेन रहता है। ये गाइडेंस है, ये गाइडेंस है। मैंने योग देखा, योग है, उसको उच्च शिक्षा मिलेगी, उसका करियर उस स्ट्रीम से लिंक होगा और वो एक उच्च लेवल पे जाएगा। उच्च लेवल पे कब जाएगा, अगर उसको बीकॉम लेकर के जो बंदा है, अगर सीए नहीं, और मैं उसका करियर देख रहा हूँ कि वो बंदा किसी कंपनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा, क्या बीकॉम करके किसी कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मैंने उसके 3-4 कॉम्बिनेशन देखे कि उसका भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, उसको पद गरिमा कैसे रहेगी, उसका सम्मान का लेवल कैसा रहेगा और उसका फील्ड क्या रहेगा। जब वो सारी चीज़ें पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से उसका शिक्षा का लेवल भी तो ऊँचा ही होगा सही सर करने के लिए। तो उसकी गाइडेंस है, उसको समय फेवरेबल आया, उसको रिजल्ट मिल गया। सर, ये वास्तुशास्त्र का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में? जैसे कि ज्योतिष शास्त्र का तो होता ही है, ग्रह नक्षत्रों को बैलेंस करके चलने से, वैसे ही जिस घर में हम रहते हैं वो वास्तु के हिसाब से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है लाइफ में। नहीं बना हुआ है तो कितना नुकसान होगा या कितना इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, और बना हुआ है तो उसमें क्या डिफरेंस है बेसिक लाइफ में? वास्तुशास्त्र आपके जीवन में आपकी जो एनर्जीज होती है, जो घर में जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो होता है, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके पास जो एनर्जी का फ्लो है, उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, ताकि सभी का जो एनर्जी लेवल है, एक्शन प्लान है, काम करने का तरीका है, हेल्थ है, वो उन सब चीज़ों को एनर्जाइज करके उसको सपोर्ट करे। अच्छा, तो वास्तुशास्त्र क्या करता है, जो उसकी डेस्टिनी में, जो हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी में लिखा है, उस पार्ट को अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिला, बाहर का सही इन्वायरमेंट मिला, तो अप टू 30% उसको या तो प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 0 और 1 नहीं करेगा जी। आज आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बढ़िया एसी है, बढ़िया सोफ़ा है, सस्पेंशन है, सब कुछ है। आपको यहाँ से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से भेजा जाए तो क्या होगा, आपको उसका आनंद आएगा, अंदर आप बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया लगेगा, एनर्जीज आपको जो अंदर का जो लग रहा है वो सब कुछ है। अब उसी को मैंने गांव के गड्ढे वाले रोड से भेजा गया, हो तो आप मर्सिडीज से जा रहे हो, अंदर बैठो, तो आपके सुख सुविधा में क्या फ़र्क आएगा? वो 20 से 30% जो आपको आराम मिलना था, आपको नींद आ रही तो नींद नहीं आएगी, गड्ढे मिलेंगे बार बार, तो आपकी सुविधाएं, एनर्जी लेवल क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट ने आपको नेगेटिव कर दिया। तो बेसिकली जो वास्तुशास्त्र है वो यही है कि जो आपकी डेस्टिनी और जो एनवायरनमेंट है, अगर वो सब कुछ पॉजिटिव है तो आप उसका लाभ अप टू 30% तक पॉजिटिव ले सकते हो, नहीं है तो अप टू 30% तक वो डाउन हो जाएगा। कल को नासा और इसरो ये कह दे कि ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते हैं, इनका जीवन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो फिर आप अपने इस विद्या को दुनिया के सामने कैसे साबित करेंगे? देखो, पहली बात तो जितनी भी हमारे पास ग्रह नक्षत्र सौर मंडल की जो साइंटिफिक सिचुएशन है, नासा इसरो का ही खुद का योगदान है, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, कौन सा प्लैनेट है, कहाँ पर किस डिग्री का है। नासा ने तो बहुत सारा डेटा जिस पर बेस पर कुंडली बनी हुई है खुद की साइट पर भी डाली हुई है, सॉफ्टवेयर पर मैक्सिमम उसको यूज करते हैं कैलकुलेटिव पार्ट में।
उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो हमने चंद्रमा वाली बात करी थी, पृथ्वी के पास सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है। जब भी हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं जी, वो आते हैं, वो क्या है, ग्रेविटी फोर्स कहीं ना कहीं हो रहा है, समुद्र में हो रहा है। इंडिविजुअल आदमी जिसकी बॉडी में मोर देन 70% वाटर का पार्ट है, कहीं ना कहीं उसका मन उससे प्रभावित होता है। ये सब चीज़ें हमारे पास एक प्रूवन ट्रैक है। फिर भी अगर नासा और इसरो ये कहे कि मैं कोई भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, तो जैसा मेरा 22 साल का अनुभव है, मैं उनको ये कहूँगा आप 1000 लोगों की बट डिटेल लेके आइए, 5 डिटेल लेके आइए जिनको ना मैं जानता हूँ ना कोई जानता हूँ, और उन हर आदमियों की मैं आपको 2 से 5 इवेंट लिख के देता हूँ, आप उनको वैलिडेट करिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर बट डिटेल सही है तो 90% से ज़्यादा उनकी प्रेडिक्शंस करेक्ट होंगी। इससे ज़्यादा प्रूफ मैं कुछ नहीं दे सकता। सर, ग्रह नक्षत्र में चंद्रमा को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। कहते हैं कि मून को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए अपनी लाइफ में। मून की वजह से ही पूरे सिस्टम बिगड़ता है, इमोशंस में ऊपर नीचे जो होता है, जो भी है। तो ये मून को इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो मून को कैसे बैलेंस करें, चंद्रमा को कैसे बैलेंस करके कर सकते हैं लाइफ में? चंद्रमा के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो पहले के लोग तो नैतिक शिक्षा के रूप में हर टाइम ध्यान रखते थे। सही है। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्त्री को, और आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में माता स्वरूप या स्त्री, आप उनका सम्मान करिए, उनके लिए उनके चरण छूइए, अगर हो सके आप उनके पैर दबाइए, निश्चित रूप से आपके लिए उसका लाभ होगा। दूसरा, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है जल को, पानी को, दूध को। अगर आपको लगता है तो रोजाना आप चांदी के गिलास में दूध पीना चालू करिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि चांदी भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और लिक्विड दूध भी चंद्रमा का रिप्रेजेंट करता है। आप चांदी के गिलास में दूध पीजिए तो आपको लाभ मिलेगा उसका। धन्यवाद सर। रोहिताश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की, वास्तु शास्त्र के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, और ये सब चीज़ें हमारे लाइफ को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं और कैसे हम इनकी हेल्प से अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं। लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम इनकी हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आप इसको अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा अपना इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, और आगे भी मैं आशा करूंगा कि कंटिन्यूस उनको इस टाइप के कंटेंट आप शेयर करते रहें, ताकि आपके दर्शक हमेशा आपसे जुड़े रहें और खुश रहें इस प्रकार की अच्छी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।